हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डीएनए के बारे में। हमने अभी तक ये देखा था कि डीएनए है वो किससे बनता है। तब हमने पिछले वीडियो में, अगर आपको याद हो, तो हमने बात करी थी कि नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। जब वो पेंटोस शुगर या पेंटोस शर्करा के साथ जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और फिर न्यूक्लियोसाइड से आगे जब उसके साथ में फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है तो क्या बना लेता है, न्यूक्लियोटाइड। ये जो सीक्वेंस है बच्चों, आपको जरूर याद होना चाहिए। तो सबसे पहले नाइट्रोजन क्षारक वो जुड़ेंगे पेंटोस शर्करा के साथ, तब बना लेंगे न्यूक्लियोसाइड, और फिर न्यूक्लियोसाइड से आगे फॉस्फेट समूह जुड़ने के बाद में न्यूक्लियोटाइड, और फिर जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला ही अपना टॉपिक है डीएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है हम जानते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब देखिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी अगर विशेषता की बात करें, इसके अंदर शर्करा तो भाई कौन सी होगी, डीऑक्सी राइबोज। इसके अंदर शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। और जो डीएनए है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, कौन से, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का लंबा बहुलक होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का लंबा बहुलक होता है, ठीक है। यानी कि उसके बहुत सारे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जुड़े होंगे। नेक्स्ट है डीएनए की लंबाई। अब जो डीएनए कितना लंबा होगा वो निर्भर करता है न्यूक्लियोटाइडों की संख्या पर। मैं इसको शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, एन टाइड्स, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या पर निर्भर करता है। तो डीएनए कितना लंबा होगा वो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या पर निर्भर करेगा। ओके। नेक्स्ट अपने पास में बुक में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं तो उनकी बात कर लेते हैं। एक होता है बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज यानी कि बैक्टीरिया को खाने वाला। ये खुद क्या होता है, ये एक वायरस होता है। ये एक वायरस या विषाणु होता है। क्या होता है, वायरस या विषाणु। तो ये क्या करता है भाई, बैक्टीरियोफेज जो है जीवाणु को खाता है। ओके। और इसका फॉर्मूला क्या है भाई, 5/174। इससे भी पूछ सकते हैं तो आपको ये भी याद रखना है, 5/174। इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 5386, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट है लैम्डा जीवाणु भोजी। लैम्डा जीवाणु भोजी ये भी है, जीवाणु को खाएगा। जीवाणु भोजी का मतलब ही है जीवाणु का भोजन करने वाला। इसके अंदर क्या होता है, क्षार युग्म। यहाँ पर देखिए क्या वर्ड आया है, क्षार युग्म। क्षार युग्म का मतलब है बेस पेयर्स, ठीक है। यानी कि जो क्षार है, नाइट्रोजन क्षारक, वो आपस में जुड़े हुए हैं, जोड़ा बने हुए हैं। जैसे कि A+1T, तो ये क्या हो गया, एक क्षार युग्म। ओके। तो इसके अंदर कितने होंगे, 48,502, 48,502 क्षार युग्म या बेस पेयर्स। नेक्स्ट है ई कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई। वेरी इंपॉर्टेंट है ई कोलाई, क्योंकि ई कोलाई अपने इस चैप्टर से लगाकर आगे अपन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, उसके भी हर चैप्टर में या हर भाग में ई कोलाई का जिक्र होना ही होना है। तो ई कोलाई का तो जहां पर भी अपने को नाम मिल जाए वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो ई कोलाई में कितने बेस पेयर्स होते हैं, 4.6 × 10⁶ क्षार युग्म, 4.6 × 10⁶ क्षार युग्म यानी कि बेस पेयर्स। ओके। नेक्स्ट है मनुष्य के अगुणित डीएनए में। अगुणित बोले तो ये डीएनए है द्विगुणित है, ठीक है, 2n है, मतलब डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन जब इसको अपन एक लड़ी को हटा देंगे तो ये जो एक जो लड़ी बचेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, अगुणित डीएनए। तो मनुष्य के अगुणित डीएनए में कितने होते हैं, 3.3 × 10⁹ क्षार युग्म। ओके। तो 3.3 × 10⁹ क्षार युग्म हो जाएंगे किसमें, मनुष्य के अगुणित डीएनए में। नेक्स्ट है अपना टॉपिक कि डीएनए की खोज है वो किसने करी। तो डीएनए की खोज देखिए, डीएनए की खोज के लिए सबसे पहला नाम जाता है फ्रेडरिक मैस्चर का। डीएनए की खोज किसने करी थी, फ्रेडरिक मैस्चर ने। कब करी थी, 1869 में। कब करी थी, 1869 में। कहाँ करी थी, तो केंद्रक में। कहाँ करी थी इन्होंने, केंद्रक में। तो मैस्चर ने डीएनए की खोज किस में करी, केंद्रक में, और फिर उसे नाम क्या दिया था, न्यूक्लिन। देखिए डीएनए का नाम पहले एक बार क्या दिया गया था, न्यूक्लिन। ये आपको वर्ड याद रखना है। तो मैस्चर ने खोज करी थी 1869 में, किस में करी थी, कोशिका के केंद्रक में, और उसका नाम क्या दिया गया था, न्यूक्लिन। ओके। तो डीएनए को पहले किस नाम दिया, पहले क्या नाम दिया गया था, सबसे पहले न्यूक्लिन। ओके। नेक्स्ट है फिर मॉरिस विल्किंस और रोजलैंड फ्रैंकलिन। अब दो साइंटिस्ट और आए थे, विल्किंस और फ्रैंकलिन। पूरे नाम भी याद रखने हैं, मॉरिस विल्किंस और रोजलैंड फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी डीएनए की जो है संरचना उसका अध्ययन किया, लेकिन कौन सी
टेक्निक का यूज करी, तो इनके नाम से पूछेंगे तो कभी इस टेक्निक का नाम पूछेंगे कि विल्किंस और फ्रैंकलिन ने कौन सी तकनीक का उपयोग किया था। तो तकनीक का नाम अपने को याद रखना है, एक्स किरण विवर्तन तकनीक। क्या हो जाएगी? एक्स किरण विवर्तन तकनीक। फिर दो स्मार्ट लोग आए थे, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। अब वॉटसन और क्रिक ने क्या किया, इन्होंने फ्रैंकलिन और विल्किंस ने जो जो डाटा दिया थे, जो जो मतलब एक्स किरण विवर्तन तकनीक के जो आंकड़े थे, वॉटसन और क्रिक ने उन्हीं डाटा का यूज करके डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दे दी। तो यहां से सवाल ये इंपॉर्टेंट आता है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी? तो द्विकुंडलित संरचना का नाम आता है अपने पास में, क्या आंसर आना चाहिए? वॉटसन और क्रिक। और फुल नेम भी याद रखना है, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। ओके, वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी, और कब दी थी? 1953 में। कब दी थी? 1953 में। ओके, नेक्स्ट है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की विशेषताएं। अब जो द्विकुंडलित संरचना दी थी वॉटसन और क्रिक ने 1953 में, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी? तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो डीएनए है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना हुआ है, और जिसका आधार कौन है? शर्करा फॉस्फेट यानी कि शुगर फॉस्फेट। जिसका आधार कौन हो जाएगा? शुगर फॉस्फेट। कौन हो जाएगा? शुगर फॉस्फेट। ओके, ठीक है, ये इसका आधार है, यानी कि मेन ये चीज है। और जिसमें कौन उपस्थित होता है? नाइट्रोजन क्षारक। ये तीनों चीजें अपन पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और इसके साथ जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ओके, तो डीएनए क्या है? ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया और ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे भाई? ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है? दो। और जिसका मेन आधार कौन है? शुगर फॉस्फेट। और जिसमें कौन उपस्थित होते हैं? नाइट्रोजन क्षारक। ओके, नेक्स्ट है डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं हैं वो प्रति समानांतर ध्रुवणता रखती हैं। प्रति समानांतर का मतलब होता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे कि रेल की जो दो पटरियां होती है, तो वो आपस में क्या होती है? पैरेलल, यानी कि ट्रेन है वो दोनों पे ऐसे एक ही दिशा में चलती है। लेकिन एंटी पैरेलल या प्रति समानांतर क्या हो जाएगा? अगर ये वाला जो सिरा है वो अगर 5' से 3' की ओर जा रहा है, तो ये सिरा क्या होगा? ये 5' से 3' यानी कि एक लाइन ऐसे चलेगी, एक न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला ऐसे चलेगी, और दूसरी है वो ऐसे चलेगी। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रति समानांतर या एंटी पैरेलल। यानी कि एक श्रृंखला 5' से 3' की ओर, और दूसरी 3' से 5' की ओर। ओके, तो ये अपने को समझ आ गया, ये क्या है? प्रति समानांतर ध्रुवणता, यानी कि एंटी पैरेलल। 5' to 3' और ये 5' to 3' उल्टा। ओके, फिर नेक्स्ट है कि डीएनए के दोनों रज्जुकों के जो क्षार है वो आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर क्षार युग्म बनाते हैं। अब ये जो है इसके बीच में क्या होगा? दोनों रज्जुकों के बीच में कौन होंगे? हाइड्रोजन बंध। कौन होंगे? हाइड्रोजन बंध। और वो किसके बीच में होंगे? प्यूरीन और पिरिमिडीन के बीच में। प्यूरीन हमेशा किसके साथ में बंध बनाएगा? पिरिमिडीन के साथ। तो हाइड्रोजन बंध किसके बीच में होते हैं अगर कोई पूछे, तो किसके बीच में होते हैं? प्यूरीन और पिरिमिडीन के बीच में। और हम जानते हैं वो कैसे होंगे? A डबल बॉन्ड T और C ट्रिपल बॉन्ड G। तो A है वो डबल बॉन्ड के द्वारा थाइमिन के साथ जुड़ जाएगा, और C है वो तीन बंधों के द्वारा ग्वानिन के साथ जुड़ जाएगा। ओके, तो क्या होगा? A डबल बॉन्ड T और C ट्रिपल बॉन्ड G। तो कैसे? देखिए, जैसे कि मैं मानूं इधर A है, इधर T है, इधर C है, इधर G है, इधर A है, इधर T है, इधर C है, इधर G है, इधर कुछ भी ले सकते हैं अपन, A C C G। ठीक है, ऐसे। तो ये आपस में ऐसे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होंगे, और बीच में जो बंध होता है वो कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध। इसके बीच में कौन से बंध होते हैं? हाइड्रोजन बंध। ओके, नेक्स्ट है डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं हैं वो दक्षिणावर्त घूमी होती है। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर हमने पढ़ा हो कि मतलब दक्षिणावर्त पेच का नियम, ठीक है, 10th क्लास में,
यानी कि अगर हम किसी पेज को कसें, ठीक है, तो अपन ऐसे कसते हैं हमेशा, दक्षिणावर्त, ठीक है, राइट हैंड साइड, उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। यानी कि जो डीएनए की जो कुंडली है, अगर हम किसी धागे को ऐसे गांठ देवे ऐसे, तो घुमाएंगे ना, जैसे उसको अपन उस पेज को कस रहे हैं, तो उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। यानी कि ये भी हमेशा ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है, मान लो कि ये जो घड़ी का कांटा है वो अगर इस दिशा में घूमता है तो उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, और अगर ऐसे उल्टा घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं, वामावर्त। तो दक्षिणावर्त, तो डीएनए की जो कुंडलियां होती है वो हमेशा दक्षिणावर्त, यानी कि ऐसे 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 घूमी हुई होती हैं। और एक कुंडली का पिच जो है वो कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर। अब ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, एक कुंडली। इसको क्या बोलते हैं, एक कुंडली। और जिसका पिच कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर, यानी कि 3.4 नैनोमीटर। ओके। और अगर पूछे कि एक पिच में क्षार युग्म कितने होते हैं, तो एक पिच में होते हैं 10 क्षार युग्म। एक पिच में भाई क्षार युग्म कितने हो जाएंगे, 10। तो अपने को याद रखना है कि दक्षिणावर्त घूमी हुई होगी इसकी कुंडली, और कुंडली का पिच होगा वो, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3.4 नैनोमीटर, और उसके अंदर क्षार युग्म कितने मिल जाएंगे, 10 क्षार युग्म। यानी कि ये ATCG तो ये जितने भी होंगे वो कितने होंगे, 10। तो एक कुंडली या एक पिच में कितने होते हैं, 10 क्षार युग्म। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है अपना कि इस डीएनए की कुंडली को स्थायित्व कौन प्रदान करता है। तो हम जानते हैं इसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्रोजन बंध। तो डीएनए कुंडली को स्थायित्व कौन देगा, हाइड्रोजन बंध। कौन देगा, हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध हम जानते हैं किसके बीच में होगा, प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में। प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में, ठीक है, बस प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में अपने को क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन बंध। और वही इस कुंडली को स्थायित्व प्रदान करता है, वही डीएनए की कुंडली को स्थायित्व प्रदान करता है। तो ये थी अपनी डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। तो एक बार देखिए फटाक से इसका रिवीजन कर लेते हैं। अगर सबसे पहले तो डीएनए है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होगा, और जिसका आधार कौन होगा, शुगर फॉस्फेट या शर्करा फॉस्फेट। पूछेंगे डीएनए कुंडली का आधार क्या होता है, आंसर क्या लिख देना है, शुगर फॉस्फेट या शर्करा फॉस्फेट, और उसमें कौन उपस्थित होता है, नाइट्रोजन क्षारक। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं हैं वो आपस में प्रति समानांतर ध्रुवणता रखती है। यानी कि एक है वो, एक श्रृंखला 5' से 3' की ओर चलेगी, तो दूसरी 3' से 5' की ओर चलेंगी। नेक्स्ट है, डीएनए के दोनों रज्जुकों के जो क्षार है वो आपस में कौन से बंध के द्वारा जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बंध। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, पूछेंगे कि क्षार युग्म है वो आपस में किसके द्वारा जुड़े होंगे, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। और जिसमें प्यूरिन है वो किसके साथ जुड़ता है, पिरिमिडीन के साथ, और A डबल बॉन्ड T और C ट्रिपल बॉन्ड G। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं हैं वो दक्षिणावर्त घूमी हुई होगी, और जिसमें एक कुंडली का पिच होता है 3.4 नैनोमीटर, और एक पिच में 10 क्षार युग्म उपस्थित होते हैं। और लास्ट पॉइंट है अपना, डीएनए कुंडली को स्थायित्व कौन प्रदान करता है, स्थायित्व प्रदान करने का कार्य होता है हाइड्रोजन बंधों का। किसका काम होता है, हाइड्रोजन बंधों का। ओके। नेक्स्ट अपना टॉपिक है चारगाफ का नियम। तो चारगाफ का नियम दिया था इरविन चारगाफ ने, एक वैज्ञानिक थे इरविन चारगाफ। अब इरविन चारगाफ ने क्या बताया, इरविन चारगाफ ने बताया कि एडेनिन और थाइमिन तथा ग्वानिन और साइटोसिन, तो एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच का जो अनुपात होगा वो स्थिर होगा, यानी कि फिक्स होगा, और एक दूसरे के क्या होगा, बराबर। यानी कि जो प्यूरिन होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, पिरिमिडीन की। तो प्यूरिन की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, पिरिमिडीन के बराबर। तो A प्लस टी बराबर होता है C प्लस टी, तो A प्लस जी बराबर होता है C प्लस टी, यानी कि एडेनिन और ग्वानिन बराबर होंगे साइटोसिन और थाइमिन के। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो कि एडेनिन दिया हुआ है 30, ठीक है, ग्वानिन की वैल्यू अपने को फाइंड करनी, और साइटोसिन दे रखा है अपने को 30, और थाइमिन दे रखा है 40, ठीक है, और अपने को ज्ञात क्या करना है, साइटोसिन। तो अपन क्या करेंगे भाई, सीधा सीधा है, तो फॉर्मूला है अपने पास में, तो C और T, ठीक है, तो 30 और 40 कितने हो गए, 70, ठीक है, तो A प्लस यानी कि 30 प्लस G इक्वल्स टू 70, तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी,
70 माइनस 30 इक्वल्स टू 40। तो ग्वानिन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो इस तरीके से यानी कि इनका अनुपात हमेशा क्या होगा बराबर। प्यूरिन और पिरिमिडिन का अनुपात हमेशा क्या होता है स्थिर और एक दूसरे के बराबर। ये किसने बताया था, ये बताया था चारगाफ ने। किसने बताया था चारगाफ ने। और चारगाफ का नियम जो है, तो चारगाफ का नियम केवल द्विकुंडलित संरचना पर लागू होता है। ये किस पर लागू होता है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना पर, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना पर लागू होता है। अगर एक कुंडलित संरचना है, अगर डीएनए की एक कुंडलित संरचना है तो उस पर चारगाफ का नियम लागू नहीं होगा। तो याद रखना अपने को। तो अपन ने देख लिया कि एडेनिन थाइमिन और ग्वानिन साइटोसिन का अनुपात है वो स्थिर और एक दूसरे के बराबर होगा। और प्यूरिन है उसका मान हमेशा किसके बराबर होगा पिरिमिडीन के बराबर। ठीक है, तो ये दोनों पिरिमिडीन है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी थी भाई 30 और 40 70। तो प्यूरिन की वैल्यू भी अपन ने कितनी कर दी 70। तो 30 और इसका मान क्या हो गया 40। ओके, तो ये था अपना चारगाफ का नियम। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।